चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की एपिसोड। हुसन बना दुश्मन। किस्त नंबर 5। तुम बाहर कैसे निकली? वो सब से गले मिलकर फौरा ही इसकी जानिब आया। इसका नाजुक बाजू दबोच कर हुजूम से निकालता, साइड में लौकर इन बलूरी आंखों में झांकते हुए दंत पेसते हुए पूछने लगा, तो क्या मर जाती भूख से वहाँ? मुकाबिल ने उसी की तर्ज में जवाब दिया तो इसकी पकड़ ढीली पड़ी। इसके तो ज़हन में आया ही नहीं कि वो लड़की भूखी भी हो सकती है। थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ। खाना खा लिया। इस बार लहजे में थोड़ी नरमी थी। तो किया तमधारा इंतजार करती। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ इस्तिफसार करने लगी। चलो घर चलें। बाजू छोड़कर ठंडे लहजे में कहता वो आगे चल दिया। किया चलो अब गोद में उठाकर लेकर चलूं। किया वो आगे चला, मगर सिर्फ 2-3 कदम बाद ही इसने महसूस किया वो पीछे नहीं आ रही। पलट कर देखा तो वो अपनी जगह ही मुंजमद खड़ी उसे घोड़ी से नवाज रही थी। इस खूबसूरत लड़के ने खासा झुंझलाए हुए अंदाज में इस्तफसार किया, बड़ी ख्वाहिश उठ रही है मुझे गोद में उठाने की। मुकाबिल फौरा ही छोटी आंखें कर तिरछी निगाहों से उसे घूरते महजूज अंदाज में पूछने लगी। इसकी बात सुन। पहले तो वो होंठों को गोल करके हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कुछ याद आया हो उसे। फिर तेजी से एक जसत में इस्तक आया। वो इतनी तेजी से आया था कि वो एक लम्हे के लिए घबरा कर पीछे दीवार थी हटकी। फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो मुझसे? बेयकीनी से इसकी खूबसूरत समंदर जैसी नीली आंखों में झांकते हैरत से पूछने लगा, क्यों नहीं कर सकती? एक लम्हे के लिए माना वो इसकी नज़दीकी से घबरा गई थी, मगर अगले ही पल अपना मकसद याद आया। वो लड़की अपनी घबराहट पर काबू पाकर इसके कॉलर पर लगे बटन को छेड़ते लहकते अंदाज में पूछने लगी, स्कूल में ये सब सीखती हो तुम? आज तक कितनी ही लड़कियां उसके करीब आई थी, लेकिन कभी ऐसा महसूस ना किया जैसा इसकी नज़दीकी से कर रहा था। इसके सुर्ख बारीक होंठ इजाज़त नहीं दे रहे थे आंखों को कि उन पर से तवज्जो कहीं और मरकूज कर सके। फिर सितम ढाती इसकी नीली नशीली आंखें, जो खुद में डूबा देने का हुनर लिए हुए थी। बहुत मुश्किल लगा इसका हाथ अपने बटन से हटाना, मगर वो करीब नहीं आने दे सकता था उसे। वो भूल नहीं सकता था जूनी शहरूज की है, इसके छोटे भाई की। जूनी के लिए शहरूज से शादी जरूरी ना थी, इसलिए वो आज़ाद थी, मगर शहरूज के लिए जूनी से शादी करना बहुत ज़रूरी था। वो दोनों एक मां के पेट से नहीं जने थे। शहरूज खानदान का सबसे छोटा पोता था, मगर वो एक कनीज के बदन से जना था। ये पहली बार था कि बख्श खानदान की कनीज को औलाद जने की इजाज़त दी गई हो। इसे खानदान का पोता होने का एजाज़ तो मिल गया था, मगर जायदाद में हिस्सा नहीं मिल सकता था। नहीं, अपने बड़ों से सीख रही हूँ। वो आंखें टिमटिमाते मुस्कुरा कर बोली, यकीना। इसका मुफाहमाना दिया इशारा उसी की जानिब था, और मुकाबिल ये बात बाखूबी समझ भी चुका था। बच्ची तुम मेरे टाइप की नहीं, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। इसका खूबसूरत हाथ जो बटन से उलझ रहा था, सख्ती से पकड़कर नीचे झटकते वो बेतासुर चेहरे के साथ गोया हुआ, और क्या करना पड़ेगा मुझे तमधारी टाइप की बनने के लिए? वो अभी भी आंखों से तीर चलाने से बाज नहीं आ रही थी। इन खूबसूरत आंखों से चले हुए तीर मुकाबिल के दिल को घायल ना करें, ये कैसे मुमकिन? वो ही जानता है कितना मुश्किल था कोल एकट करना इसके सामने। तुम्हें अचानक हुआ क्या है? नशा वशा तो नहीं कर ली? वो तज्जुब से पूछ उठा। इस हुआ में ही नशा है शायद, या शायद तमधारी उन गहरी आंखों में। वो करीब आते मुकाबिल की आंखों में देखकर होले से भराई आवाज में बोली। मुकाबिल की आंखें इस लड़की की नज़दीकी के सबब शाकिद से बड़ी हुईं। वो जिंदगी में पहली बार किसी की नज़दीकी से डरा था। इसकी भराई आवाज़ वाओ सांसों की महक शाहमीर के दिल को हिला रही थी।
चेहरा देखो अपना आईने में जाकर अंकल, टमाटर की तरह लाल हो रहा है। और फिर कहते हो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं। अफिफ, रली कस अंकल, मैं भी तुम जैसे बूढ़ों में इंटरेस्टेड नहीं। फटी ऊँखें, गहरे होते सांस, दांतों तले बेदर्दी से चबाते होंठ, पेशानी पर चमकता पसीना। इसकी हालत अस खुद बता रही थी वो किस कदर इंटरेस्टेड हो चुका है। इस की हालत देख वो बेइख्तियार ही कहा लगा बैठी। इसे यूं अपना मजाक उड़ाता देख शाहमीर ने तेजी से अपना सर झटक कर पेशानी पर आता पसीना साफ किया। दिल को संभाल लो अंकल, कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा है। उसके दिल के मकाम पर अपना हाथ रखकर इस्तेहज़ाया अंदाज में कहती। वो आगे बढ़ गई। शाहमीर इस बल्ला को देखता रह गया था जो चंद लम्हों में उसके दिल को हिलाकर चलेगी। अंकल, अब चलो भी, मैं नहीं चाहती कि हवेली के लोग समझें कि मैं भागी और ख्वाह मखुआ का ड्रामा हो। वो पीछे पलटी तो वो अभी भी अपने दिल के मकाम पर हाथ रखे खड़ा ना जाने किन सोचों में मगन था। वो बुलंद आवाज लगाकर इसे खुद की जानिब मुखातिब करके संजीदगी से गोया हुई वो खासा मुंह बिगाड़कर अपनी ऊँखें घुमाते हुए इसकी जात से अपने आजिज आ जाने का मुजाहिरा कर रहा था जिसे जुनी ने मुकम्मल अगनूर किया। दोबारा अंकल कहा न तो देखना फिर। पास से गुजरते एक लम्हे के लिए उसके पास रुककर वो खासा दंत पैसते हुए धमकी आमेज लहजे में वार्निंग देकर आगे बढ़ गया जबकि वो मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए इसके पीछे आए। अपनी गाड़ी का टूटा शीशा देख, इसका दिल बाहर आने को था। ये किया तुमने। अपने पीछे खड़ी लड़की की जानिब मुड़कर जज़ब्स होकर उसकी जानिब कदम बढ़ाता वो दहाड़ते हुए बोला, माना मैं परी जैसी दिखती हूँ मगर देखो पर नहीं ही मेरे पास उड़कर तो आने से रही इसलिए मजबूरा तमधारी गाड़ी का शीशा तोड़ा। इसकी आंखों में भड़कते शोले देख वो समझ चुकी थी अब शामत आन पड़ी है। तेजी से अपना सर पीछे की जानिब गिराकर दुनिया जहां का भोलापन व मासूमियत अपने चेहरे पर तारे किए बेचारगी से बोली। इस लम्हे वो जहर मालूम हो रही थी शाहमीर को। अपने हाथ गला दबाने वाले अंदाज में इसके आगे किए फिर अपने आसमान को छूते गुस्से को कंट्रोल करने की सही करने लगा। आह, वो हवा में एक गहरा सांस लेकर चीखते अपना गुस्सा पीने की कोशिश कर रहा था। तुम शक्र करो कि तुम लड़की हो। अपने हाथ इसके गले से हटाकर दंत पैसते हुए कहा, लड़की नहीं बची। वो अपने चमकते दंत की नुमाइश करते इसके अल्फाजों की तस्हीह करने लगी जिस पर वो मजीद अपने दंत कुचकचाने लगा जबकि दूसरी जानिब इसका सुर्ख होता चेहरा काफी क्यूट लग रहा था मुकाबिल को। वो तो गुस्से में भी हसीन लगता था। ये तो पहली बार गौर किया था उसने। आग से खेलना बंद करो वरना जल जाओगी। वो समझ चुका था दानिस्ता तौर पर मजीद इसके गुस्से की आग को भड़का रही है वो इसलिए वारन करने लगा, शायद जलने का शौक है मुझे। जुटाई से इसके चेहरे को बगौर देखते इस हैंडसम लड़के की दी वार्निंग को जरा खातिर में ना लाते हुए मुस्कुरा कर कहा। इस लम्हे इसकी मुस्कुराहट तन बदन में आग लगाती मालूम हुई। वो इसकी सबसे पसंदीदा गाड़ी थी जिसे वो किसी को हाथ तक लगाने ना दे मगर सामने खड़ी आफत ने इसके शीशे को बेदर्दी से तोड़ डाला था। वो कैसे आग बबूला ना होता। ऊपर से बजाय माफी मांगने के जुटाई का आला मुजाहिरा करते मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखा रही थी। उफ, वो मुंह से झंझलाकर सांस खारिज करता डरायूं सीट की जानिब बढ़ा जबकि मुकाबिल पीछे की जानिब पीछे कहीं जा रही हो। इसे पीछे की जानिब जाता देख वो उलझकर पूछ उठा, डगी में बैठने। वो मासूमियत से बोली, वॉट? खासा हैरत से, आगे तो आग लगी हुई है, ऐसी काम नहीं करेगा, इसलिए पीछे ठंडक में बैठूंगी। इसने दबी दबी हंसी के साथ मुकाबिल को देख कहा जिस पर वो इसकी मुफाहमाना बात का मतलब समझते दंत पैसते हुए उसे घूरने लगा। हो गया,
काफी ठंडा था। हेफ हंसी नहीं आई मुझे। वो दोनों हाथ फौलटकर चेहरे पर संजीदगी तारी किए जलील करते हुए बोला, आपका IQ लेवल 0 है अंकल। तो इसमें मुझ बेचारी मासूम की क्या गलती? लतीफ़ा समझने के लिए भी तो अकल की ज़रूरत होती है न। चलिए कोई नहीं, अगली बार आपके लेवल के मुताबिक लतीफ़ा सुनाऊंगी ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। वो तुर्की पे तुर्की मार गई थी। शाहमीर लाल पीला होकर इसका चेहरा देखने लगा। दोबारा अंकल कहा न तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप बैठो गाड़ी में आकर। समझ चुका था वो लड़ नहीं सकता। इस अपडेट वर्जन आफत से आग बबूला होकर वो गाड़ी में बैठा। जूनी ने अपने लिए खुद डोर ओपन किया। इसकी सीट पर शीशे के छोटे टुकड़े पड़े थे। उसने हाथों से हटाने की नीयत से जैसे ही हाथ शीशे के बखरे टुकड़ों की जानिब बढ़ाया, फौरा ही शाहमीर ने इसका हाथ कांच के टुकड़े को मस करने से पहले पकड़ लिया। क्या कर रही हो? चुप जाइए। इसके लहजे में फिक्र का अंसर नमाया था। जूनी कोई छुई मुई की गुड़िया नहीं है। हाथ हटाओ अपना। ये पहली बार था जिंदगी में कि जब कोई उसके लिए अपनी फिक्र जाहिर कर रहा था। मगर आग लगी थी दिल में ये देख के वो इसके दुश्मनों में से एक था। आमन हो, शहरूज हो या शाहमीर, इसके नज़दीक तीनों ही इसके दुश्मन थे। इन तीनों को जितने हुकूक मिलते थे इतने ही इसके सलब किए जाते थे। उसके बाप ने कभी उसे गोद में नहीं लिया, जबकि इन तीनों को पूरी हवेली सर पर उठा कर रखती है। अगर शाहमीर की जगह कोई और इसके लिए इतनी फिक्र जाहिर करता तो वो बड़ी एहसानमंद होती इसकी। मगर सामने शाहमीर था, इसका कजिन, हवेली के शहजादों में से एक लम्हे में इस लड़की ने आंखें बदल ली। शाहमीर ने हैरत व उलझेपन से उसे देखा। इसकी आंखों में अचानक ही अजीब सा कुछ उभर आया था। शाहमीर पढ़ नहीं सका, मगर हाथ जरूर छोड़ दिया। इसने शाहमीर के सामने ही अपने हाथों से शीशे के टुकड़ों को समेटकर बाहर डाल दिया। फिर खुद गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में अब मुकम्मल खामोशी थी। शाहमीर हर थोड़ी देर बाद इस संजीदा लड़की को उलझी निगाह से देख रहा था। जो पल में तोला पल में माशा लगी उसे। अपनी आदत के मुताबिक पाँव थक जाने पर इसने डैशबोर्ड पर रखे तो मुकाबिल जज़ब्स होकर उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। मगर उसे देखता इससे कबल इसके खूबसूरत व दूध जैसे मरमरी पाँव पर निगाह गई जो जख्मी थे। नजर लगाओगे क्या? वो खासा झुंझलाई हवी नजर आ रही थी। इसने कोई जवाब ना दिया, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट बाद गाड़ी एक मेडिकल शॉप के आगे रोकी। वो हसीन नौजवान गाड़ी से उतरकर बाहर गया, मगर वो थकन के सबब आंखें मूंदे बैठी रही। वो वापस आकर बैठा, उसने तब भी आंख खोलकर उसे देखने की जहमत ना की। अचानक ही अपने पाँव पर किसी का लमस महसूस करते तेजी से मारे शाकिब के आंख खोली। किया कर? वो इतराजी व खा जाने वाली निगाहों से घूरते हुए अभी पूछ ही रही थी कि उसके हाथ में दुआई लगी रोई देखी, और अल्फाज जो मुंह में थे वो वहीं रुक गए। इसने सिर्फ आंखों के इशारे से दुआई की शीशी की जानिब जूनी की तवज्जो मरकूज की। फिर इसके सीधे पाँव को हाथ में पकड़कर इसके तलवे पर दुआई लगाने के लिए रवि आगे की। उसके हाथों का गरम व नरम लमस पूरे जिस्म में बर्फी रो की तरह करंट दौड़ा गया। वो इसके सीधे पाँव पर अभी दुआई लगाने के लिए झुकता, इससे कबल ही जूनी ने इसका हाथ जो इसका पाँव पकड़े हुए था अपने हाथ से तेजी से हटाया। किया? नजर नहीं आ रहा दवाई लगा रहा हूँ। वो खासा उलझी निगाहों से इस लड़की को देख पूछने लगा। नहीं लगवानी तुमसे, वो सख्त लहजे में बोली। इसकी रहम दिली व ऊंचाई दिल पर असर करती मालूम हुई, और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने दुश्मनों के लिए अपने दिल में कोई भी नरम गोशा रखे। क्यों? बस कि दिया नहीं लगवानी? और इतने हमदर्द क्यों बिन रहे हो आज? किया मेरे फ्लर्ट को दिल पर ले गए अंकल। पहले दो जुमले खासा बरहम लहजे में अदा किए, मगर आखिरी जुमले पर इसकी आंखों में शोखी उभरी। वो जिच करने वाले अंदाज में
एक अबरू उचका कर इस्तिफसार करने लगी। तुम चीज किया हो? वो समझ नहीं पा रहा था। इस लड़की को इतने तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितने वो बदल रही थी। आखिरी जुमला मुकाबिल ने खासा मगरूर अंदाज में पूछा, जैसे जाहिर कर रहा हो इस जैसी हजारों पड़ी हैं इसके कदम में। आखिर को वो बख्श खानदान का पोता था जो तमधारी अकल में ना आए, फिर से ऊपर से आई थी वो। मुकाबिल को उसी का जूता पलट मारा। वो जवाब सुन जज़ब्स होकर उसे घूरने लगा। ठीक ठाक जलील कर चुकी थी वो उसे अब तक। शशश। अगले पल वो धुंध कुचकिचा रहा था। फिर नजर इसके डैशबोर्ड पर रखे पैरों पर गी। वो चाहकर भी खुद को रोक ना सका और दोबारा इसका पाँव पकड़ा। छोड़ो मेरा पाँव, क्या कर रहे हो? कि दिया नहीं लगवानी मुझे तुमसे कोई दुआई। वो बुरी तरह बिगड़कर चीखते हुए अपना पाँव मुकाबिल की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। इसने जिंदगी में पहली बार पैंट पहनी थी जिसके सबब वो पहले ही अनकंफर्टेबल थी। इस पर मुकाबिल का इसका पाँव पकड़ नीचे तलवे पर दुआई लगाना इसे और ज्यादा अनकंफर्टेबल कर गया। तुमसे कहा न अंकल, छोड़ो मेरा पाँव, इतनी खूबसूरत भी नहीं हूं मैं कि तुमसे रहा ही नहीं जा रहा। वो झुंझला कर अपना पाँव छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखी तो मुकाबिल उसे खा जाने वाली निगाह से तकने लगा, मगर पाँव अब भी ना छोड़ा। फिर सर झटक कर वापस दवाई लगाने लगा। छोड़ो, बहरे हो गए हो क्या? छोड़ो मेरा पाँव। वो इस बार शदीद झुंझलाहट के साथ हलक के बल चीखी। चुप, गाड़ी का शीशा नहीं है तमधारी कम अकली की बदौलत। आवाज बाहर जा रही है तुम्हारे चीखने की। आसपास के लोग गलत मतलब अख्स करेंगे इन चीखों का, इसलिए बिल्कुल चुप रहो। और दोबारा बोली न तो देखना फिर मैं तुम्हारे साथ करता किया हूँ। अभी वो इस फुबरू नौजवान पर चीख ही रही थी कि मुकाबिल ने तेजी से उसका पाँव अपनी रान पर रखकर अगले ही पल इसके गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली रखी। जूनी इसके अमल पर मुकम्मल साकत हुई, जबकि आँखें हैरत से बारबल आने को थीं। इसकी फटी नीली आँखें इसकी हैरत का पता दे रही थीं। उंगली इसके होंठों पर किया रखी, दिल फिर बावला हुआ। एक दो साबियों के लिए दोनों सिर्फ खामोशी से एक दूसरे को तकते रहे। शाहमीर को अपनी सांसें भारी होती महसूस हुईं, मगर अगले ही पल उसे शहरूज का ख्याल आया। वो अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करता था और शदीद चाहत लिए हुए था अपने दिल में कि उसे अपने बराबर खड़ा कर सके। बस शहरूज का ख्याल आना था कि आंखों में बेरुखी उतर आए। अगले ही लम्हे तेजी से इस हैंडसम नौजवान ने जूनी के गुलाबी होंठों से उंगली हटाई और बरहमी से उसे धमकी आमेज लहजे में वार्निंग देने लगा। मैं खुद लगा सकती हूँ। दो आह, वो कहाँ इसकी धमकियों से डरने वाली थी। फौरा ही एहतिजाज बोल उठी, मगर अभी जुमला मुकम्मल कर पाती के मुकाबिल ने दुआई इसके गहरे जख्म पर लगाई, जिसके सबब इसकी कराहते हुए ससकी बे इख्तियार ही मुंह से निकली। शाहमीर खासा हैरान था कि कैसे वो नाजुक सी लड़की इतनी जख्मी पाँव के साथ सब जगह घूमती फिर रही थी। कहा है न चुप रहो। वो दुआई एहतियात से लगाते बगैर इसकी जानिब देखे दबी दबी गिराहट के साथ बोला, बाप, ना बनो ज्यादा मेरे। वो भपर कर बोली, तो किया तुम्हारे बच्चों का बनूं? मुकाबिल तंजिया पूछ उठा। ओ सीन लायक, किसी के अरमान में चल रहे हैं, मगर तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए सॉरी अंकल। आखिरी लफ्ज वो खासा जमाव देकर बोली, जैसे मिर्ची लगा रही हो उसको। मुकाबिल बजाय जवाबी कार्रवाई करने के हार मानने वाले अंदाज में सर झटक कर अपना सारा ध्यान दुआई लगाने पर मरकूज कर गया। लाओ दूसरा दो, मैं इसे भी देख लूं, कहीं वो भी तो जख्मी नहीं। इसने जूनी का पाँव दुआई लगाकर नीचे नहीं किया, बल्कि डैशबोर्ड पर दो तीन टिश्यू पेपर रखकर इस पर टिकाया। इसका ये अमल कहने को बहुत छोटा था, मगर जूनी ने शिद्दत से महसूस किया अगर इसकी जगह आमन होता तो यकीना इसका पाँव नीचे लटकाता।
वो बहुत नरमी से दूसरा पाँव का मुआयना करने के लिए मांगने लगा, जैसे कोई डॉक्टर या तबीब हो। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका अंकल, मगर मेरा दूसरा पाँव बिल्कुल ठीक है। वो मसनूई मसकान चेहरे पर सजा है। खासा झुंझलाए हुए लहजे में जवाब दे हबी, दानिस्ता तौर पर जिच करने के लिए। अंकल जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल मुकाबिल जैसी हैंडसम पर्सनैलिटी के लिए किया। यकीन था वो सर से पाँव तक तलमला उठेगा, मगर तवक्को के बरअक्स वो हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, दिल को नरमा देने वाली। इसने दुआई की शीशी एहतियात से बंद करके जूनी की जानिब बढ़ा दी। ये 1-2 बार और लगा लेना, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मगर मुकाबिल ने हाथ आगे ना बढ़ाया लेने के लिए। ये देख, इसने डैशबोर्ड का बॉक्स खोलकर इसमें रख दी। जब गए ही थे तो पानी भी ले आते, इतनी प्यास लग रही है। इसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया ही था कि वो मुंह बसूर कर बोली, पानी ना पियो तो बेहतर है, बहुत लंबा रास्ता है। वो मुफाहमाना अंदाज में उसे समझाने लगा, मगर वो लड़की इसका इशारा ना समझ सकी। तो किया पियासी मर जाऊं। इस लम्हे ना जाने किया हो गया था उसे। हर बात पर ही बिगड़ती मालूम हवी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो मजीद बहस से बचने के लिए आंखों की पतली आदत के मुताबिक झुंझला कर घुमाता हुआ गाड़ी से उतरा। एक तो समझ नहीं आ रहा क्यों इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ये आज। करम जला कहीं का। इसकी ऊंचाई जूनी को जहर मालूम हो रही थी। वो पानी की बड़ी बोतल खरीद कर ले आया था, जिसे जूनी ने झपटने वाले अंदाज में इससे लिया। वो अभी बैठा ही था कि जूनी सील खोलकर कैप बेताबी से हटाकर पानी की बोतल मुंह से लगागी। अरे, ग्लास है मेरे पास। सारा पानी झूठा कर वो मुंह बगाड़ते हुए अभी बोल ही रहा था कि नजर इसकी सराहीदार बर्फ जैसी सफेद गर्दन पर पड़ी। होंठों से कुछ पानी की बूंदें गर्दन तक झलक आई थीं। वो एक लम्हे ले लिए मबहूत होकर उसे तकने लगा। वो लड़की नहीं जानती, वो खुद तो सैराब हो गई थी, मगर मुकाबिल में शदीद प्यास का एहसास जगागी। कहो तो तस्वीर खींच कर दे दूं। अपने वजूद पर इसकी निगाहों की तपिश महसूस कर वो पानी की बोतल मुंह से हटाकर होंठों पर लगे पानी को अपने हाथ की पुश्त से रगड़ कर साफ कर छोटी आंखों से मुकाबिल बैठे नौजवान को घूरते एक अबरू उचटका कर तंजिया मुस्कुराहट के साथ इस्तिफसार करने लगी। वो फौरा ही हवासों में लूटा था। तुम्हें बड़ा शौक है मुझे अपनी तस्वीर देने का। अगले ही पल अपनी ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए पले फुल मुस्कुराहट होंठों के किनारों पर सजाया इस्तिफसार करने लगा। वो खासा हाजिर दिमाग था। जूनी इसका जवाब सुन एक लम्हे के लिए सटकाई। जूनी इसे शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन वो बाजी उलट गया था। आमन अपनी प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठा तो अजीब सी बेचैनी महसूस की। इसे अच्छी तरह याद था कि जूनी तहखाने में वो की पियासी बंद है। माने ना माने इसकी फिक्र लाहक होने लगी थी अब। इतनी देर खुद पर जबर किए बैठा काम करता रहा, मगर ध्यान ना होने के सबब काम बजाय होने के मुसलसल बिगड़ रहा था। आखिरकार झुंझला कर फाइल जोर से अपनी डेस्क पर पटकते हुए वो अपनी स्टडी से निकला। इसके कमरे के अंदर 3 पार्टीशन थे। दरवाजे से दाखिल होते ही टेलीविजन लाउंज, जहां सफेद रंग के खूबसूरत वाव ने डिजाइन के सोफे रखे थे। सामने दीवार पर बड़ी सी एलसीडी लगी थी। फिर अंदर की जानिब आकर इसका बेडरूम, वाव सामने ही शीशे के दरवाजे के पार इसका स्टडी रूम। स्टडी रूम के 2 दरवाजे थे, एक बेडरूम की जानिब खुलता और दूसरा बाहर गार्डन की जानिब। इसे फूल पौधों से बड़ी मोहब्बत थी। इसके गार्डन में सारे पौधे उसी के हाथ के लगाए हुए थे, जहां वो रोजाना पौधों को पानी डालने से लेकर सफाई तक सारे काम अपने हाथों से करता। अपना कमरा उसने खुद डिजाइन करवाया था। वो स्टडी से बाहर आया तो बेडरूम की लाइट सुफ थी। वो बगैर ऊन किए बाहर निकल गया। टेलीविजन लॉन से होता वो कमरे से बाहर निकल आया था। अब नहीं जानता वो कौन सा जज्बा था,
के कदम अज खुद तहखाने की जानिब चल दिए। तहखाने के ताले की एक चाबी इसके पास ही रहती थी, मगर हैरान हुआ ये देख के दरवाजे पर ताला है ही नहीं। वो अंदर दाखिल हुआ तो स्कूल के सफेद दोपट्टे से ढका अंधेरे में एक वजूद लेटा नजर आया। जरूर इक्सी चाची ने दरवाजा खलवा दिया होगा, मगर इसे पता ही नहीं है। दादा जान से बात करनी पड़ेगी। इसे लगा भूख प्यास से निढाल होने के सबब इस बेचारी को ये तक नहीं पता कि तहखाने का दरवाजा बाहर से खिला पड़ा है। इसके जाते ही नूरी ने अपने मुंह से जूनी के यूनिफॉर्म का दोपट्टा हटाकर एक गहरा सांस भरा। शक्र है मी ने उनको तहखाने की जानिब आते देख लिया था, वरना क़यामत आ जानी थी। जूनी बीबी कहीं चली गई हो, जल्दी आ जाओ, इससे पहले कोई और क़यामत आए। नूरी अपनी पेशानी पर आता पसीना साफ करते बाहर की जानिब देखते हुए बड़बड़ाई, दादा जान कहाँ हैं? वो बाहर के गार्डन में आया तो इसकी वालिदा वालिद व दादी तीनों एक साथ बैठकर कोई सैरेस टापक पर बात करने में मगन नजर आए। लेकिन उसके करीब आते ही तीनों खामोश हो गए, मगर उसने ज्यादा ध्यान ना दिया। इसकी तवज्जो उस वक्त कहीं और ही मरकूज थी। अपने कमरे में होंगे, इसकी दादी लापरवाही से बोली। नहीं ही, मैं वहीं से आ रहा हूँ। वो नौजवान तेजी से जवाबदह हुआ। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। क्या बात है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? उसकी मुंह फकरमंद लहजे में इस्तिफसार करने लगी। जूनी तहखाने में भूख प्यास से निढाल हो चुकी है। मैं चाहता हूँ दादा जान अपनी सजा हटाए इस पर से। वैसे भी सब जानते हैं उसे भूख बर्दाश्त नहीं। वो खुद भी नहीं जानता कितनी फिक्र थी इसके लहजे में, जो बाकी सब महसूस कर चुके थे। देख लिया अम्मा, मैं की रही थी न। आमन पसंद करता है जूनी को, मगर आप मान ही नहीं रही थीं। भी जब घर में रिश्ता मौजूद है तो बाहर क्यों जाना? मैं चाहती हूँ आप कल ही इक्सी वाओ फहीम से जूनी वाओ आमन के रिश्ते की बात करें। जूनी के हिस्से की जायदाद बाहर ना चली जाए, इस डर से रानी बेगम कब से अपनी सास को मीना रही थी इस रिश्ते के लिए। मगर शाहीन बेगम राजी ना थी। वो बहुत अच्छे से समझती थी इस रिश्ते का मकसद। अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे इन्होंने। इन्हें पता था ये रिश्ता आएगा। शाहीन बेगम को बाखूबी इल्म है कि जूनी की जायदाद के हिस्से के लिए उनके तीनों पोते एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डालने तक की नौबत पर आ जाएंगे। इसलिए वो जूनी का रिश्ता बाहर करने का ज़हन बना चुकी थी। इन्हें अपने तीनों ही पोते बड़े प्यारे थे, और वो नहीं चाहती थी कि इस करम जली के पीछे उनके शहजादे दसत वाओ गिरीबों हूँ। इसलिए वो रानी बेगम को साफ इनकार कर चुकी थी। मगर रानी बेगम भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। आखिर को अरबों खरबों की जायदाद का सवाल था। वो बहन के तौर पर फिक्र कर रहा है। हद करती हो रानी तुम भी। शाहीन बेगम फौरा ही रद में एक लफ्ज पर जोर देते बोली, जबकि सामने खड़ा आमन उलझकर इन्हें देख रहा था, माना इसे वो एक आंख नहीं बहाती। मगर बहन, इस नजरे से तो कभी नहीं देखा उसे। अम्मा, मेरा बेटा इसकी फिक्र में भूल रहा है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? फैज बख्श अपने भरमदार आवाज में खफगी भरे लहजे में इस्तिफसार करने लगा। वहीं वो भूख प्यास से मर रही है, और यहीं ये लोग आराम से बैठकर चाय बिस्किट खाते रिश्ते तय करने में लगे हैं। हद होती है कोई बेहिस्सी की भी। वो मुंह में बड़बड़ाता, दोनों मुट्ठियों गुस्से से भींचता वहां से वापस चला आया। वो गुस्से से वापस अपने कमरे में आया तो लावंच से होता बेडरूम में दाखिल हुआ। वहां अंधेरा छाया हुआ था, मगर हल्की हल्की सी ससकियों की आवाज ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज की। इसने फौरा लाइट सुन की तो जमीन पर काली चादर में लिपटा नाजुक सरापा खुद में सिमटा नजर आया। लाइट सुन होने पर उसने चौंक कर नजर उठाई। आमन वाओ इसकी आंखें मिली। इन आंखों में शदीद करब वाओ सुर्ख दौड़े नुमाया थी। इसे देखते ही इन आंखों में वहशत उतरी, जैसे वो डर गई हो इससे। तुम अंदर कैसे आए? वो घोरी से नवाजते हुए पूछने लगा।
وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ جاری ہے۔